अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुजाहिदुल इस्लाम आप तमाम बच्चों का ए टू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्तो मगन होंगे। तो बच्चों, आज के इस एपिसोड नंबर 3 में बिहार बोर्ड क्लास 10th की शामिल निसाब किताब दरख्शा हिस्सा 2 दरख्शा पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 से 15 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि अगर आप हमारे इस चैनल के नए मेहमान हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस चैनल के पुराने मेहमान हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th में हो तो उसको इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज के इस वीडियो में हम लोग शामिल निसाब किताब दरख्शा हिस्सा 2 के चैप्टर नंबर 11 से 15 तक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आर्यभट्ट और त्रिज्ञा, इसके बहुत अहम सवालात को हम लोग हल करेंगे। उसके बाद फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इस चैप्टर को भी हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, इसको भी हम लोग हल करेंगे। उसके बाद अपनी बेटी सुगरा के नाम, इसको भी हम लोग हल करेंगे। और आज की इस वीडियो में सबसे लास्ट चैप्टर, सबसे लास्ट सबक जिसको हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। तो आपने जान लिया कि 5 चैप्टरों के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए वक्त को बिना गवाए हम लोग चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आर्यभट्ट और त्रिज्ञा, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। चैप्टर का नाम है आर्यभट्ट और त्रिज्ञा। आर्यभट्ट और त्रिज्ञा, और इसका कोई लेखक मुसन्निफ नहीं है, यह माखूज है। आपको पहले भी मैंने बताया कि माखूज किसे कहते हैं। माखूज कहते हैं कि कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी कहानी किसी किताब में थी, उसको कॉपी करके अख्ज करके कहीं पर पेस्ट कर दिया जाता है, तो उसका कोई लेखक नहीं होता है, वहां पर माखूज लिखा हुआ रहता है, इसलिए यहां पर माखूज लिखा हुआ है। बहरहाल सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान की कदीम तारीख में किस दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है? मुगलिया दौर, आर्याई दौर, गुप्त दौर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान की कदीम तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस खानदान या किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्याई दौर से, मुगलिया दौर से, गुप्त दौर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है वो गुप्त दौर से था। किस दौर से था? गुप्त दौर से था, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी, 475 ईस्वी, 480 ईस्वी, 481 ईस्वी। तो आर्यभट्ट की पैदाइश जो है 476 ईस्वी में हुई है, 476 ईस्वी में हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहां पर हुई है, तो आर्यभट्ट की पैदाइश जो है वो खगोल में हुई है। कहां पर हुई है? खगोल में हुई है, और ये खगोल जो है पटना से पश्चिम जानिब है, पटना से पश्चिम तरफ है। अगला सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई? खगोल में, त्रिज्ञा में, दरभंगा में, या फिर समस्तीपुर में? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आर्यभट्ट की पैदाइश जो है वो खगोल में हुई है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था? इल्मे नुजूम से, इल्मे अदब से, या फिर इल्मे नहव से, या फिर इल्मे नफ्सियात से। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक जो है वह इल्मे नुजूम से था। किससे था? इल्मे नुजूम से था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आर्यभट्ट का ताल्लुक इल्मे नुजूम के साथ तो था, लेकिन इसके अलावा किस किस इल्म में वो महारत रखते थे, तो आपको बता दूं कि नंबर 1 में तो क्या, नंबर 1 में इल्मे नुजूम, इल्मे नुजूम, और नंबर 2 में जो है इल्मे इल्मे रियाजी, जिसे हम लोग मैथ कहते हैं, और नंबर 3 में जो है इल्मुल जबरा। क्या है? इल्मुल जबरा। तो तीन इल्म में वो महारत रखते थे। नंबर 1 में है इल्मे नुजूम, नंबर 2 में है इल्मे रियाजी, नंबर 3 में है इल्मुल जबरा। एक में इल्मे नुजूम, दूसरे में इल्मे रियाजी, तीसरे में इल्मुल जबरा। यहां पर आपको सवाल क्या पूछा जा रहा है कि इल्म आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था, तो इल्मे नुजूम से था। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहां कायम किया? गांधी मैदान में, तिरेगना में, खगोल में, या फिर फुलवारी शरीफ में। तो आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह जो है वह तिरेगना में कायम किया। कहां कायम किया? तिरेगना में कायम किया। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, तिरेगना पटना से किस जानिब है? उत्तर जानिब, या फिर दक्षिण जानिब, या फिर पूरब जानिब, या फिर पश्चिम जानिब। तो तिरेगना जो है ये पटना से जो है दक्षिण जानिब है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा कि दक्षिण को ही हम लोग कहते हैं क्या? हम दक्षिण को कहते हैं जुनूब। क्या कहते हैं दक्षिण को? जुनूब। इसलिए कभी कभी जो है ऑप्शन में यह दिया जाता है कि शिमाल, या फिर जुनूब, या फिर मगरिब, या फिर मशरिक। तो दक्षिण को ही जुनूब कहते हैं। अगर ऑप्शन में आपको दक्षिण लिखा हुआ रहे तो दक्षिण में टिक मारिएगा, या फिर जुनूब लिखा हुआ रहे तो जुनूब में टिक मारिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट तिरेगना में बैठ करके अपनी कौन सी तसनीफ लिखी? अपनी कौन सी तसनीफ यानी कौन सी किताब लिखी? हिसाब का फार्मूला, या आर्य समाज, या फिर मजहबी मंत्र, या फिर आर्य सिद्धांत और तंत्र। तो आर्यभट्ट जो है तिरेगना में बैठ करके ही आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। किसको लिखा? आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण किस सन में पेश आया? 2007 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में। तो आपको पता होगा कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण जो है वो 2009 में पेश आया था। कब पेश आया था? 2009 में पेश आया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 2009 में तो पेश आया था, लेकिन तारीख क्या थी, तो 22 जुलाई 2009 में पेश आया था। और टाइम क्या था? तो सुबह 5:29 और 58 सेकंड में क्या आया था? पेश आया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट की वफात किस सन में हुई? आर्यभट्ट की वफात किस सन में हुई? 550 ईस्वी, 564 ईस्वी, या फिर 568 ईस्वी, या फिर 580 ईस्वी। तो आर्यभट्ट की वफात जो है, आर्यभट्ट का इंतकाल जो है 564 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 564 ईस्वी में हुई है। तो इसकी वफात कब? 476 ईस्वी। कब? 476 ईस्वी में इसकी पैदाइश और इसकी वफात कब? इसकी वफात जो है 564। तो इसकी पैदाइश 476 ईस्वी और इसकी वफात जो है 564 ईस्वी में हुई है। आप इसको याद रखिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 11 के बहुत अहम सवालात, बहुत जो है जरूरी सवालात थे, जिसको हम लोगों ने क्या कर लिया? कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर
12 की तरफ, जिसका नाम है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। चैप्टर का नाम क्या है? फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, और इसके लेखक, इसके मुसन्निफ डिप्टी नजीर अहमद हैं। क्या है? डिप्टी नजीर अहमद इस चैप्टर के लेखक हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि डिप्टी नजीर अहमद कब पैदा हुए? 1840 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1852 ईस्वी या फिर 1863 ईस्वी? तो डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश जो है 1836 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1836 ईस्वी में हुई है। इसीलिए सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि डिप्टी नजीर अहमद कहां पैदा हुए? डिप्टी नजीर अहमद कहां पैदा हुए? बिजनौर में या फिर कलकत्ता में या फिर दरभंगा में या फिर दिल्ली में? तो डिप्टी नजीर अहमद जो है वो बिजनौर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? बिजनौर में पैदा हुए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, डिप्टी नजीर अहमद के वालिदे मोहतरम का क्या नाम था? सादत हसन या फिर सादत अली या फिर अब्दुल्ला या फिर जो है सादत आलम? तो डिप्टी नजीर अहमद के वालिदे मोहतरम का नाम सादत अली था। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि नजीर अहमद का नसबी सिलसिला किससे मिलता है? नजीर अहमद का नसबी सिलसिला किससे मिलता है? अब्दुल जब्बार खान से या फिर अली शाह से या फिर अब्दुल गफूर आजमपुरी से या फिर अब्दुल कुद्दूस गंगोही से? तो नजीर अहमद का नसबी सिलसिला अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है। किससे मिलता है? अब्दुल गफूर आजमपुरी से मिलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अब्दुल गफूर आजमपुरी ये किसके खास खुलफा में थे, ये किसके खास आदमी थे, तो आपको बता दूं कि ये अब्दुल गफूर आजमपुरी ये अब्दुल कुद्दूस गंगोही के खास खुलफा में थे। अब्दुल कुद्दूस जो एक क्या थे? अब्दुल कुद्दूस जो एक बुजुर्ग थे। इस बुजुर्ग के खास खुलफा, खास आदमी ये अब्दुल गफूर आजमपुरी थे। ये आपको जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि आला तालीम हासिल करने के लिए नजीर अहमद कहां गए? बिजनौर गए या फिर पटना गए या फिर दरभंगा गए या फिर जो है दिल्ली गए? आपको ये बात बता दे कि डिप्टी नजीर अहमद की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। उसके बाद अरबी की बेसिक तालीम, अरबी की मेयारी तालीम मौलवी नसरुल्लाह से वो पढ़े। उसके बाद जो है वो 1845 ईस्वी को प्रिंसिपल कारगिल की सिफारिश से वो दिल्ली कॉलेज चले गए। कहां चले गए? दिल्ली कॉलेज चले गए। इसी को पूछा जा रहा है कि डिप्टी नजीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहां गए? तो आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए और दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिए। कब लिए? तो 1845 ईस्वी को लिए। और किसकी सिफारिश से लिए? तो प्रिंसिपल कारगिल की सिफारिश से दिल्ली कॉलेज में 1845 ईस्वी को वो क्या लिए? वहां पर दाखिला लिए, एडमिशन लिए। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि नजीर अहमद हुसूल माश के लिए कहां गए? पंजाब गए या फिर कलकत्ता गए या फिर कानपुर गए या फिर दिल्ली गए? तो डिप्टी नजीर अहमद के वालिदे मोहतरम जो है जब वो 13 साल के थे, डिप्टी नजीर अहमद 13 साल के थे, तो उनके वालिदे मोहतरम इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया की रंगीनियों और रानाइयों को दवामी तौर पर अलविदा कह गए और वो दिल्ली में ही रहने लगे। 1853 ईस्वी को वो दिल्ली में ही रहने लगे और दिल्ली के ही मौलवी अब्दुल खालिक, उसकी एक पोती थी, उनके साथ उनकी शादी हो गई। शादी के बाद हुसूल माश के लिए, पैसा कमाने के लिए वो फिर चले गए कहां? पंजाब चले गए। कहां चले गए? पंजाब चले गए और पंजाब में जाकर टेम्पल साहब के यहाँ 40 रुपया माहवारी पर मुलाजमत करने लगे। कितने रुपया पर? 40 रुपया पर। कितने रुपया पर? 40 रुपया पर वो जो है मुलाजमत करने लगे। उसके बाद जब पंजाब में 40 रुपया पर वो काम करने लगे, मुलाजमत करने लगे,
कुछ दिन रहे, फिर जो है वहां से वो कहां चले गए, वहां से वो कानपुर चले गए और कानपुर में जाकर के मदारिस के मदरसों के डिप्टी इंस्पेक्टर उनको बनाया गया। फिर जो है 1857 ईस्वी का गदर, जो 1857 ईस्वी में एक जंग हुई थी, उस जंग में बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत बड़ी जंग हुई, डर के मारे वो फिर जो है दिल्ली आ गए। बहरहाल तो इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है कि नजीर अहमद हुसूल माश के लिए कहां गए, तो पंजाब गए। फिर पंजाब के बाद कहां गए, कानपुर में गए और पंजाब में है 40 रुपया पर माहवारी वो मुलाजमत करने लगे थे। उसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को या फिर डिप्टी नजीर अहमद को या फिर सुहेल अजीमाबादी को या फिर अहमद फराज को। तो आपको पता होगा कि उर्दू का पहला नावल निगार जो है डिप्टी नजीर अहमद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो डिप्टी नजीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। अगला सवाल, मिरअतुल उरूस की इशाअत कब हुई, मिरअतुल उरूस की इशाअत कब हुई। आपको बता दें कि मिरअतुल उरूस जो है एक क्या है, मिरअतुल उरूस एक नावल है। मिरअतुल उरूस क्या है, एक नावल है। और पूछा जा रहा है कि मिरअतुल उरूस जो एक नावल है, इसकी इशाअत कब हुई, इसको जो है कब छापा गया, इसका जो है प्रकाशित जो है कब किया गया, 1869 में किया गया या फिर 1859 में या फिर 1855 में या फिर 1856 में। तो मिरअतुल उरूस की इशाअत जो है 1856 ईस्वी में किया गया था। कब, 1856 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि तौबतुन नसूह की इशाअत कब हुई, तौबतुन नसूह की इशाअत कब हुई, 1888 ईस्वी में या फिर 1877 ईस्वी में या फिर 1875 ईस्वी में या फिर 1876 ईस्वी में। तो तौबतुन नसूह एक नावल की किताब है और मिरअतुल उरूस एक नावल है और तौबतुन नसूह एक किताब है। किताब किसे कहते हैं, जिसमें बहुत सारे नावल हो उसको जो है किताब कहते हैं और वही जो है तौबतुन नसूह है। तो तौबतुन नसूह को जो है छापा जो किया था 1877 ईस्वी में। कब, 1877 ईस्वी में। और मिरअतुल उरूस को कब लिखा गया था, तो 1869 में। और तौबतुन नसूह को कब शाये किया गया, तो 1877 ईस्वी में। अगला सवाल, डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, इस दुनिया से वो कब गए, 1908 ईस्वी में या फिर 1912 ईस्वी में या फिर 1910 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। तो डिप्टी नजीर अहमद जो है इस दुनिया से 1910 ईस्वी में चले गए। 1910 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल हो गया। मेरा आपसे सवाल है कि यहां पर क्या लिखा हुआ मिला, यहां पर लिखा हुआ मिला 1910। तो आप हमें ये बतलाइए कि 1911 ईस्वी को किसकी पैदाइश है, 1911 ईस्वी को किसकी पैदाइश है। 1910 ईस्वी को की वफात जो है, 1910 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद की वफात है, लेकिन उससे एक साल बाद 1911 ईस्वी में किसकी पैदाइश है। तो आपको मैं पहले भी बताया था लेसन नंबर 2 में क्या, के सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी में हुई है। तो अगर ये सब चीजें अगर आप याद नहीं रखिएगा तो फिर आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो 1910 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद की वफात हुई है और 1911 ईस्वी में सुहेल अजीमाबादी की क्या हुई है, पैदाइश हुई है। और उसी सुहेल अजीमाबादी की वफात और उनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हुई है। यहां आपको ये सब चीजें जो है याद रखनी है, तब जाकर आप ये सब चीजों को नहीं भूलेंगे, किसकी पैदाइश कब, किसकी वफात कब, ये सब चीजों को नहीं भूलेंगे। लेकिन अक्सर बच्चे जो है इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। क्यों, इसलिए कि वो ध्यान नहीं लगाते हैं कि किसकी पैदाइश कब है, किसकी वफात कब है। अगर एक चीज मानिए कि 1910 अगर वहां लिखा हुआ कहीं मिला तो वो ये गौर नहीं करता है, ध्यान नहीं लगाता है कि उससे एक साल पहले या उससे एक साल बाद क्या हुआ, ये सब चीजों को वो ध्यान नहीं रखता है, इसलिए वो भूल जाता है। आपको ये सब चीजें याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं
चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, और इसके लिखने वाले कौन है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, इसका असल नाम क्या है? मिर्जा असदुल्लाह गालिब। बहरहाल तो गालिब की पैदाइश कब हुई? 27 दिसंबर 1797 में, या 23 दिसंबर 1787 में, या फिर 27 दिसंबर 1768 में, या फिर 23 दिसंबर 1798 में। तो गालिब की पैदाइश जो है, गालिब की पैदाइश जो है 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में हुई है। और कहां पर हुई है? तो आगरा में हुई है। और आगरा में मिर्जा गालिब का क्या था? तो नानी का घर था, और नानी के घर में ही 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में उनकी क्या हुई है? उनकी पैदाइश हुई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि गालिब की पैदाइश कहां हुई? गालिब की पैदाइश कहां हुई? दिल्ली में, या फिर आगरा में, या फिर लखनऊ में, या फिर बनारस में? तो इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्यों? इसलिए कि मैंने आपको पहले बताया कि गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 में कहां पर हुई, मैंने आपको बतला दिया। इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी सही होगा, या सी सही होगा, या फिर डी सही होगा? यह आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और देखते हैं कि इसका राइट आंसर, सही जवाब जो आप लोगों में से कौन देता है। बहरहाल सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि गालिब के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला, या फिर अब्दुल सलाम, या फिर मिर्जा अब्दुल्लाह बेग, या फिर अब्दुल हमीद? तो गालिब के वालिदे मोहतरम का नाम जो है मिर्जा अब्दुल्ला बेग था। क्या नाम था? मिर्जा अब्दुल्ला बेग था। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि गालिब की वालिदा माजिदा, गालिब की वालिदा का क्या नाम था? इज्जतुन्निसा, या फिर इज्जतुन्निसा बेगम, या फिर इज्जत बेगम, या फिर इज्जतुन्निसा परवीन? तो गालिब की वालिदा माजिदा, गालिब की मां का नाम जो है इज्जतुन्निसा बेगम। क्या नाम था? इज्जतुन्निसा बेगम। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि गालिब के चचा का क्या नाम था? गालिब के चचा का क्या नाम था? मोहम्मद नसीर, या फिर नसीर अहमद, या फिर नसरुल्लाह, या फिर नसरुल्लाह बेग खान? तो गालिब के चचा का नाम जो है नसरुल्लाह खान था, नसरुल्लाह बेग खान था। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे मेरा सवाल है, क्या सवाल? कि डिप्टी नजीर अहमद अरबी की मेयारी किताबों का दर्स किससे लिया था? यानी अरबी की बुनियादी किताबों को किससे पढ़ा था? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि डिप्टी नजीर अहमद जो है अरबी की मेयारी किताबों का दर्स लिया था मौलवी नसरुल्लाह से। किससे? मौलवी नसरुल्लाह से। किससे? मौलवी नसरुल्लाह से। और गालिब के चचा का नाम क्या था? तो नसरुल्लाह बेग खान। तो नसरुल्लाह से आपको दो चीज याद रखनी है। पहली चीज कि डिप्टी नजीर अहमद अरबी की मेयारी किताबों का दर्स लिया था मौलवी नसरुल्लाह से, और गालिब के चचा का नाम क्या है? नसरुल्लाह बेग खान। तो नसरुल्लाह से आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर ये सब चीजें इस तरह याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी, आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप इस तरह की बातों को इस तरह याद करके रखिएगा, और जरूरत पड़े तो आप कहीं लिख लीजिएगा। अगला सवाल, गालिब की बीवी का क्या नाम था? जुलेखा, या फिर इमराव बेगम, या फिर इमराव जान अदा, या फिर खैरुन्निसा? तो गालिब की बीवी का नाम जो है इमराव बेगम था। क्या नाम था? इमराव बेगम था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरा सवाल आपसे यह है कि गालिब की जो शादी हुई थी किस उम्र में हुई थी? गालिब की शादी किस उम्र में हुई थी? इसलिए मैं आपको बतला दूं कि गालिब की शादी जो है 13 साल की उम्र में हुई थी। कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। और 13 साल की उम्र में किसके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हुआ था? तो 13 साल की उम्र में डिप्टी नजीर अहमद के वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया था। और इसी 13 साल की उम्र में मिर्जा गालिब जो है शादी किए। किससे शादी किए? तो इमराव बेगम से किए। और किसकी बेटी से किए? तो इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी से वो क्या किए? शादी किए। अगला सवाल,
सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि गालिब ने कितने खुतूत लिखे। खत की जमा क्या है? खुतूत। गालिब ने कितने खुतूत लिखे? 900 खुतूत या फिर 300 खुतूत या फिर 800 खुतूत या फिर 400 खुतूत। तो गालिब ने 900 खुतूत लिखे। कितने खुतूत लिखे? 900 खुतूत लिखे। और लेकिन 900 खुतूत लिखे, लेकिन दो ही खुतूत बहुत ज्यादा फेमस हुआ, बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। क्या क्या है वो आगे आ रहा है, वही आपको बतला दूंगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि गालिब ने सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम किस सन में खत लिखा? 1869 में या फिर 1860 में या फिर 1870 में या फिर 1861 में। तो गालिब ने अपने दोस्त सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो खत लिखा था वो 1860 में। कब? 1860 में। इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, 1869 में हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी कौन? बताइए आप कौन होंगे? तो वो जो है इंग्लिस्तान कब गए? इंग्लिस्तान कब गए? तो इंग्लिस्तान में जो है 1869 में ही गए थे। 1869 ही में गए थे। और 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए। इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला लिखा, और इस रिसाला में अदबी, समाजी, इस्लाही ये सब बातों को वो लिखे थे। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान 1869 में इंग्लिस्तान गए। वापस आने के बाद तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला लिखा, और जिसमें समाजी, अदबी, इस्लाही इन सारी बातों को उसमें वो नोट किए थे। बहरहाल गालिब ने सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम जो है 1860 ईस्वी में खत लिखा था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि गालिब ने कितने जबानों में खुतूत लिखे? उर्दू और हिंदी में, उर्दू और फारसी में, उर्दू और अंग्रेजी में, उर्दू और अरबी में। तो गालिब ने उर्दू और फारसी में क्या लिखा? गालिब ने उर्दू और फारसी में खत लिखा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आपसे अगर मैं सवाल करूं, क्या सवाल करूं कि गालिब ने उर्दू में एक खत लिखा था जो बहुत फेमस हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि दो खत जो है गालिब का बहुत ज्यादा फेमस हुआ। 900 खुतूत लिखे, दो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। नंबर 1 का नाम जो उर्दू में है उसका नाम है उर्दू-ए मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दू-ए मुअल्ला। और फारसी में जो खत लिखे उसका नाम है औदे हिंद। क्या नाम है? औदे हिंद। तो उर्दू में जो फेमस हुआ उसका नाम है उर्दू-ए मुअल्ला, और फारसी में जो फेमस हुआ उसका नाम है औदे हिंद। उसके बाद सवाल नंबर 10 के तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ? गालिब का इंतकाल कब हुआ? 1888 में, 1869 में, 1887 में, 1878 में। तो गालिब का इंतकाल जो है 1869 में हुआ। 1869 में हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पहले भी बताया कि 1869 में सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान गए। वहां से आने के बाद तहजीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला लिखा, और उसी 1869 में गालिब का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। तो गालिब की पैदाइश कब? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई, और इसका इंतकाल कब हुआ? 1869 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है 14, जिसका नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम, जो खत लिखे थे अब्दुल गफूर खत लिखे थे अपनी बेटी सुगरा के नाम। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम। और इसका लेखक कौन है? तो अब्दुल गफूर शहबाज है। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि अब्दुल गफूर का पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद शहबाज, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर या फिर जो है शहबाज आलम। तो अब्दुल गफूर का पूरा नाम जो है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सैयद अब्दुल गफूर का तखल्लुस वाला नाम क्या है? सैयद अब्दुल गफूर का तखल्लुस वाला नाम क्या है?
इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि सैयद अब्दुल गफूर का तखल्लुस वाला नाम क्या है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अगला सवाल, अब्दुल गफूर की पैदाइश कब हुई? 1860 ईस्वी में या फिर 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में? तो अब्दुल गफूर की पैदाइश जो है 1860 ईस्वी में हुई। कब हुई है? 1860 ईस्वी में हुई है। और कहां पर हुई है? तो अब्दुल गफूर की पैदाइश जो है वह बाड़ा में हुई है। कहां पर हुई है? बाड़ा में हुई है। कब हुई है? तो 1860 में हुई है। और कहां पर हुई है? तो बाड़ा में हुई है। अगला सवाल, अब्दुल गफूर की पैदाइश कहां पर हुई? अब्दुल गफूर की पैदाइश कहां पर हुई? किशनगंज में या फिर बाड़ा में या फिर दरभंगा में या फिर समस्तीपुर में? मैंने आपको पहले बताया कि अब्दुल गफूर की पैदाइश जो है वो कहां पर हुई है? बाड़ा में हुई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि रिवायती तालीम हासिल करने, रिवायती तालीम के साथ साथ अरबी और फारसी की तालीम जो है कहां हासिल किया? सीतामढ़ी में या फिर दरभंगा में या फिर मुजफ्फरपुर में या फिर पटना में? तो अब्दुल गफूर शाहबाज ने रिवायती तालीम के साथ साथ अरबी और फारसी तालीम जो है वह मुजफ्फरपुर में हासिल किया। कहां पर हासिल किया? मुजफ्फरपुर में हासिल किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि अब्दुल गफूर शाहबाज की शादी कितने बरस की उम्र में हुई? 10 साल की उम्र में या फिर 15 साल की उम्र में या फिर 16 साल की उम्र में या फिर 20 साल की उम्र में? तो अब्दुल गफूर शाहबाज की शादी जो है वो 20 साल में हुई है। किस साल में? 20 साल में। कितने साल की उम्र में? 20 साल की उम्र में हुई है। और 13 साल की उम्र में किसकी शादी हुई है? किसकी शादी? तो गालिब की शादी हुई है। किसके साथ हुई है? तो उसके साथ, इमराव बेगम के साथ। किसकी बेटी के साथ? तो इलाही बख्श खान मारूफ की बेटी के साथ उनकी क्या हुई है? शादी हुई है। तो 20 साल की उम्र में अब्दुल गफूर की शादी और 13 साल की उम्र में मिर्जा गालिब की क्या? शादी। और 13 साल की उम्र में ही डिप्टी नजीर अहमद के वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो गया था। ये सब चीजों को आप जो है याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल, अब्दुल गफूर शाहबाज की कितनी शादियां हुई? कितनी शादियां हुई? 4 शादियां, 2 शादियां या फिर 3 शादियां या फिर 1 शादियां? तो अब्दुल गफूर शाहबाज की शादी जो है 2 हुई है। क्या? 2 शादी हुई है। और किस किस के साथ शादी हुई है वो आगे आ रहा है, वही हम लोग देख लेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि अब्दुल गफूर शाहबाज ने कौन कौन से अखबार लिखे? कौन कौन से अखबार में लिखे? क्या लिखे? मजमून लिखे। नंबर 1 में है अलपंच या फिर मखजन में या फिर अवध पंच में या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, अब्दुल गफूर शाहबाज ने इन तीनों में अपना अपना मजमून लिखे थे। इन तीनों में अपना अपना मजमून लिखे थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी। और हकीकत में इन सभी में अब्दुल गफूर ने क्या लिखे? अपना अपना मजमून अब्दुल गफूर ने लिखा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये अलपंच जो है, अलपंच ये पटना का अखबार है। कहां का? पटना का। और ये मखजन जो है ये लाहौर का अखबार है। और ये अवध पंच जो है, अवध पंच ये जो है लखनऊ का है। कहां का है? लखनऊ का है। तो इन तीनों में अब्दुल गफूर शाहबाज अपना अपना मजमून देता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि अब्दुल गफूर शाहबाज भोपाल में किस सन में नाजिम तालीमात बने? किस सन में नाजिम तालीमात बने? 1902 में या 1904 में या फिर 1902 में या फिर जो है 1905 में? तो अब्दुल गफूर शाहबाज जो है भोपाल की बेगम साहिबा की दावत पर जो है 1905 ईस्वी में गए और वहां उनको नाजिम तालीमात बनाया गया। कब गया था? 1905 ईस्वी में गया था। और 1905 ईस्वी में ही भोपाल में नाजिम तालीमात की हैसियत से उनको जो है एक ओहदा मिला। कब मिला? 1905 ईस्वी में मिला। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल, अब्दुल गफूर शाहबाज कितने शेरी कलाम लिखे? कितने शेरी कलाम लिखे? एक या फिर चार या फिर जो है दो या फिर तीन? तो अब्दुल गफूर शाहबाज जो है वो चार शेरी किताब लिखी। कितनी किताब? चार शेरी किताब लिखे। क्या क्या लिखे उसको आप देखिए। नंबर एक में जो है रुबाइयात शहबाज। नंबर एक में क्या है? रुबाइयात शहबाज। नंबर एक में क्या है? रुबाइयात शहबाज। नंबर दो में क्या है? नंबर दो में ख्यालात शहबाज। ख्यालात शहबाज। ख्यालात शहबाज। और नंबर तीन में है बाकियात, ये सॉरी, हाँ, बाकियात शहबाज। क्या नाम है? बाकियात शहबाज। और नंबर चार में क्या है? नंबर चार में है तफरीहुल कुलूब। क्या नाम है? तफरीहुल कुलूब। तफरीहुल कुलूब। तो नंबर एक में रुबाइयात शहबाज, नंबर दो में ख्यालात शहबाज, नंबर तीन में जो है बाकियात शहबाज, और नंबर चार में जो है तफरीहुल कुलूब। इन चार शेरी कलाम को कौन लिखे? तो अब्दुल गफूर शाहबाज लिखे। और अब्दुल गफूर का तखल्लुस वाला नाम क्या था? मैंने आपको कहा था। कहां जवाब देने के लिए? कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ही बतलाइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि अब्दुल गफूर शाहबाज की वफात कब हुई? अब्दुल गफूर शाहबाज की वफात कब हुई? 30 नवंबर 1908, 30 नवंबर 1906, 30 नवंबर 1907 और 30 नवंबर 1909। तो अब्दुल गफूर शाहबाज की वफात जो है 30 नवंबर 1908 ईस्वी में है। इसीलिए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब्दुल गफूर शाहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में, कहां पर? बारा में। और अब्दुल गफूर शाहबाज की वफात कब? 30 नवंबर 1908 में। अब 1860 ईस्वी की बात आई तो 1860 ईस्वी में मिर्जा गालिब ने किसके नाम खत लिखा? तो 1860 ईस्वी में ही मिर्जा गालिब ने सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम लिखे थे। कब? 1860 में वो लिखे भी थे। और 1860 में अब्दुल गफूर शाहबाज की पैदाइश भी हुई है और इसकी वफात जो है 30 नवंबर 1908 ईस्वी में हुई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 की तरफ। चैप्टर नंबर 15 का नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। और इसके लिखने वाले, इसके मुसन्निफ मेहदी इफादी हैं। इसके राइटर कौन है? मेहदी इफादी हैं। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हुसैन या मेहदी हसन या फिर इफादी हसन या फिर मेहदी अली? तो मेहदी इफादी का असल नाम जो है मेहदी हसन है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी की पैदाइश कब हुई? 1828 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो मेहदी इफादी की पैदाइश जो है 1828 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1828 ईस्वी में हुई है। और कहां पर हुई है? तो गोरखपुर में हुई है। कहां पर हुई है? तो गोरखपुर में हुई है। और कब हुई है? तो 1828 ईस्वी में हुई है। और 1828 ईस्वी में किसकी पैदाइश हुई है? तो मेहदी इफादी की पैदाइश हुई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी की वालिदे मोहतरम कैसे आदमी थे? सिपाही या फिर सियासी, मजहबी या फिर जालिम? तो मेहदी इफादी के वालिदे मोहतरम एक मजहबी इंसान थे। एक मजहबी इंसान थे। और मजहबी इंसान होने के नाते मेहदी इफादी के वालिदे मोहतरम की गांव में बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। तो मेहदी इफादी के वालिदे मोहतरम एक मजहबी इंसान थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी ने अपनी इब्तिदाई तालीम कहां हासिल किया? दिल्ली में या फिर अलीगढ़ में या फिर बेंगलोर में या फिर घर पर? तो मेहदी इफादी ने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है वो घर पर हासिल किया। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी को किस मजमून में महारत थी। मेहदी इफादी को किस मजमून में महारत थी, सिर्फ उर्दू में या सिर्फ फारसी में या अंग्रेजी और फारसी में या अरबी में। तो मेहदी इफादी को अंग्रेजी के साथ साथ फारसी में भी महारत थी, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेहदी इफादी अंग्रेजी और फारसी दोनों जबानों में महारत रखते थे। अगला सवाल सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी की कितनी शादियां हुई थी। मेहदी इफादी की कितनी शादियां हुई थी, 2 या फिर 1 या फिर 4 या फिर 3। तो मेहदी इफादी की 3 शादियां हुई। कितनी शादियां हुई? 3 शादियां हुई, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि मेहदी इफादी की 3 शादियां हुई, लेकिन 2 का जिक्र किताब में नहीं है। तीसरी बीवी का नाम जिक्र है, और तीसरी बीवी का नाम क्या है? तीसरी बीवी का नाम जो है अजीमुन्निसा। क्या? अजीमुन्निसा तीसरी बीवी का नाम था, लेकिन अजीमुन्निसा ये बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। लोग जो है अजीमुन्निसा उनको नहीं कहकर पुकारते थे, बल्कि उनको बेगम मेहदी के नाम से पुकारते थे। यहीं पर रुककर मैं आपको एक सवाल करता हूं कि अब्दुल गफूर शाहबाज की कितनी शादियां हुई? उनकी शादियां 2 हुई। क्या क्या नाम? एक का नाम शमसुन्निसा और दूसरे का नाम क्या है? अशरफुन्निसा। पहले का नाम शमसुन्निसा और दूसरे का नाम जो है अशरफुन्निसा। पहले जो है अब्दुल गफूर शाहबाज शमसुन्निसा से शादी किए, उनकी वफात के बाद 1898 में जो है अशरफुन्निसा से शादी किए। और मेहदी इफादी 3 शादी किए। कितने शादी? 3 शादी किए। दो बीवी का नाम किताब में नहीं है, तीसरी बीवी का नाम है, उसका नाम है अदीमुन्निसा, और लेकिन ये जो है बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। और वही सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा, सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? बरकतुन्निसा या फिर अदीमुन्निसा या फिर शमसुन्निसा या फिर अशरफुन्निसा। तो मेहदी इफादी की तीसरी बीवी का नाम जो है अजीमुन्निसा थी। क्या नाम था? अजीमुन्निसा था, लेकिन ये बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। अगला सवाल नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि फलसफा हुस्नो इश्क किसका मजमून है? फलसफा हुस्नो इश्क किसका मजमून है? सर सैयद का या फिर हाली का या फिर मिर्जा गालिब का या मेहदी इफादी का? तो फलसफा हुस्नो इश्क जो है ये मेहदी इफादी का मजमून है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल नंबर 9 के तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि मेहदी इफादी ने अहमद समदानी को किस नाम से मुखातब किया है? यानी कि मेहदी इफादी ने अपने दोस्त अहमद समदानी को जो खत लिखे हैं मौलवी अहमद समदानी को, तो किस नाम से जो है मुखातब किया है? प्यारे के नाम से या फिर दोस्त के नाम से या फिर प्यारे मकबूल के नाम से या फिर यार के नाम से? तो मेहदी इफादी अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को जो मुखातब किया है वह है प्यारे मकबूल। वह क्या है? प्यारे मकबूल। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि मेहदी ने यूनानियों के नुक्ता नजर से कौन सा मजमून मुरत्तब किया है? फलसफा हुस्नो इश्क या फिर फलसफा हयात या फिर फलसफा हुस्नो इश्क या फिर जो है इश्क का फलसफा? तो मेहदी ने यूनानियों के नुक्ता नजर से यानी यूनानियों के अंदाज से जो मजमून लिखा उसका नाम है फलसफा हुस्नो इश्क। क्या नाम है? फलसफा हुस्नो इश्क। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप में से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि जो आज हम लोग सबक पढ़ रहे हैं, जो लेसन पढ़ रहे हैं, जो एपिसोड हम लोग देख रहे हैं, इसका हमको पीडीएफ मिल जाए। अगर आप उन बच्चों में या उन बच्चों के जैसे हैं कि जो चाह रहे हैं कि हम जो है इसका पीडीएफ लें, तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और जो है कहेंगे कि सर हमको अपना पीडीएफ चाहिए, तो इंशाअल्लाह जितना जल्द हो सके फ्री जो है
आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का सीरीज जो चल रहा है क्लास 10 का चल रहा है और ये एपिसोड नंबर 3 है और यहां तक हम लोगों का जो है 15 चैप्टर कवर हो चुका है। अब 3 जो है एपिसोड और अपलोड होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि यहां तक जो है हम लोगों का वो पूरा दरख्शां किताब जो क्लास 10 में शामिल निसाब है दरख्शां पार्ट 2 ये जो है इंशाअल्लाह 3 एपिसोड और जो है अपलोड होगा, कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है इकरा साइंस क्लासेस बाय अमीन सर, आप लोग सर्च मारिएगा इकरा साइंस क्लासेस बाय अमीन सर, वहां सर्च मारिएगा एक आपको चैनल मिलेगा। उसी चैनल पर क्लास 12 का जो है पूरा का पूरा जो है उर्दू सिलेबस जो है आपको वहां पर कवर कराया जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है अगर आप क्लास 10th में हैं और आप उर्दू पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इकरा साइंस क्लासेस बाय अमीन सर सर्च करेंगे, आपको वहां पर एक मिलेगा चैनल और उसको सब्सक्राइब कर देंगे। इंशाल्लाह जितना जल्द हो सके हम लोग जो है वहां पर पूरी टीम उतरेंगे और आप जो सोच के रखे हैं आपके दिल में जो उम्मीद है उस उम्मीद के मुताबिक हम लोग जो है भरपूर उतरने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सर्च मारकर जो है उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और आपके दोस्तों में, आपके अहबाब में, आपके फ्रेंड्स में, आपके जानने वालों में जो भी क्लास 12 में हो और उसको कह दें कि भाई बहुत जल्द इसमें जो ऑल सब्जेक्ट्स का जो है क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है, उसको शेयर कर दें और वो सब्सक्राइब कर देंगे। इंशाल्लाह 20 तारीख से हो सके हम लोग जो है वहां पर उर्दू क्लास का जो है बाज़ाब्ता आगाज करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप जो है सर्च मारकर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को भेज दें। तो बस आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं एक शेर के साथ कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, सितारे नहीं मिलते। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।